बाजार बोलता है। इसमें पहले एफआईएस का डेटा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ग्लोबल इंडिसेस और टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करेंगे। तो पहले एफआईएस के डेटा में देखें तो क्या कुछ बना कल की फिगर में। तो डीआईज एफआईएस दोनों ने ही हल्के हाथ से खरीदारी की है। दिख भी रहा था कि कल मार्केट में जिस तरह का पार्टिसिपेशन था, ऐसा लग रहा था कि रिटेलर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशन ने हो सकता है कि शुरू के सत्र में थोड़ी सेलिंग आई भी हो, जो 500 पॉइंट मार्केट गिरा था। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी आई उसके बाद लगता है कि सभी नई बाइंग मोड पर आ गए हैं। डीआईज 98 करोड़, एफआईज भी करीब 900 करोड़ की बाइंग करके ले गए। साथ ही अगर देखें तो अमेरिकन मार्केट्स में डाउ फ्लैट बंद हुआ, लेकिन ग्रीन मार्क के साथ शंघाई इस समय फ्लैट है विद द पॉजिटिव बायस्ड। और हैंसेंग यहाँ पर थोड़ा सा गिरा हुआ है, लाल निशान में 0.5%। निकाई में आज भी 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। कारण है उसका, उस पर भी बात करेंगे। कोस्पी में करीब 0.5% की गिरावट है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं एशियन इंडिसेस थोड़ा सा मिक्स हैं। साथ ही अगर देखें कि गेनर्स और लूजर्स किस तरह के कौन से शेयर हैं जहां पर कि आज अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में SEPC यहाँ पर हम लगातार बात करते आ रहे हैं। 19 रुपये से ये काउंटर 29 रुपये पहुँच गया, 11% आज भी ऊपर है। कैप्टन पॉइंट यहाँ पर करीब 8% की बढ़त। इडलवाइज यहाँ पर भी हम करीब 70 रुपये से लगातार इस काउंटर को ट्रैक कर रहे हैं और 6% आज भी ऊपर है। जोमेटो यहाँ पर ये स्ट्रीट का फेवरेट शेयर बना हुआ है आज भी, और 5.5% ऊपर। शॉप स्टॉप यहाँ पर करीब 5.5% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। एक बार टॉप लूजर्स पर नजर डाल लेते हैं, कौन से शेयर्स हैं जहाँ पर कि आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो उनमें देखें तो CCL प्रोडक्ट यहाँ पर करीब 4.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। गार्डन रीच शिप बिल्डर यहाँ पर करीब 4.25%। फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहाँ पर करीब 3.5%। मझगांव डॉक और ARE&M यहाँ पर करीब 3% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो ये कुछ एक काउंटर्स हैं जहाँ पर कि कहीं ना कहीं वीकनेस इस समय बनी हुई है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट खबर इस समय जो बन रही है वो है ग्लोबल फ्रंट पर। और ग्लोबल फ्रंट पर अभी तक हम रोज़ बात करते थे कि अमेरिका में फेड क्या करेगा। 17-18 सितंबर को वहाँ पर मीटिंग होगी फेड की, तो उसमें रेट कट तो संभावित है। लेकिन कितना रेट कट होगा उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि चीन, जहाँ पर कि मंदी चल रही है, बार बार डेटा पॉइंट्स खराब आ रहे हैं, कल वहाँ से खबर आई है कि राहत पैकेज आ रहा है चीन में और बहुत बड़ा राहत पैकेज आ सकता है। वहाँ पर होम लोन की दरें 0.8% तक घटाई जा सकती हैं। अगर हम देखें तो ये जो रेट कट होगा ये 2 चरण में किया जा सकता है। पहला रेट कट कुछ हफ्तों में ही किया जा सकता है और दूसरा रेट कट जनवरी तक किया जाएगा। ये क्यों किया जा रहा है? वहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, क्योंकि नए घरों की जो बिक्री थी अगस्त महीने में करीब 27% गिरी और जुलाई में करीब 20% गिरी। तो नए घर बिक नहीं रहे हैं, इसलिए इकोनॉमी काफ़ी सुस्त हो चुकी है वहाँ पर। चीन के फाइनेंशियल सिस्टम की टोटल वैल्यू देखें तो करीब 66 ट्रिलियन डॉलर है। और अगर ब्याज दरों में कटौती होती है तो वहाँ पर जो बैंक्स के NIMs है वो ऑलरेडी थोड़ा सा स्ट्रेंड है। 1.8 जो कि वहाँ की थ्रेशोल्ड लिमिट जो मिनिमम माना जाता था उससे भी नीचे 1.54% तक आ चुके हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंटरेस्ट रेट कट किया जाएगा। अविनाश सर, होम लोन की रेट कट की जाएगी। ये एक इन पर्टिकुलर सेगमेंट है, ये अक्रॉस नहीं है रेट कट। चाइना में जो प्रपोज्ड किया जा रहा है, अगर होम लोन की रेट कट होती है वो भी 0.8% तक सर, जो कि विच इज सिग्निफिकेंट, तो क्या लगता है सर मेटल की डिमांड कुछ इंटरनेशनल फ्रंट पर बढ़ती हुई दिखाई देगी? मेटल और जो कमोडिटीज जो भी यूज होती है घर बनाने में। नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है इसमें डेफिनेटली आपको लॉन्गर टर्म में तो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि जब तक ये पूरे सिस्टम में परकुलेट होता नहीं है तब तक हो सकता है कि कम से कम एक आध क्वार्टर आपको इंतजार करना पड़े। और चीन ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि वहां पे कंडीशन बहुत खराब है। इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए वो ये सब मेजर्स उठा रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई रिवाइवल पैकेज अनाउंस होता है तो इनिशियली तो मोमेंटम पकड़ता है, उसके बाद रियल डिमांड को भी आना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है कि ये लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली अगर ये डिमांड को रिवाइव करके इकोनॉमी को वापस ग्रोथ ट्रैक पे लेके आता है तो बहुत अच्छी बात है। इससे डेफिनेटली कमोडिटीज में एक अच्छा आपको रुझान, पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। बट इसका असर देखने के लिए आपको शायद एक आध 2 क्वार्टर वेट करना होगा। बिल्कुल। तो सर इस समय जो मेटल की इंडियन मेटल कंपनीज हैं उन पर क्या करना है? एक मैं और भी खबर आपको बता देता हूं तो शायद थोड़ी सी पिक्चर और बेहतर हो जाएगी। मेटल कंपनियों के लिए एक खबर, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, इस तरह की बातें उठ रही हैं। कल मेरी बात हो रही थी कि मेटल कंपनियों के जो प्लेयर हैं ये गवर्नमेंट से मिल रहे हैं इस वीक में और कुछ मेजर लेने के लिए बोल रहे हैं।
वो अभी तक जो इंडस्ट्री की टॉक्स हैं वो ये हैं कि चाइना से जो मेटल का इंपोर्ट बढ़ गया है उसको कुछ रेस्ट्रिक्ट करने के लिए वो प्रेशर कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या एक पीएलआई स्कीम गवर्नमेंट ने जो लास्ट टर्म उनकी सेकंड टर्म जब चल रही थी उस समय उन्होंने कहा था कि हम 2030 तक मेटल का 300 मिलियन टन का प्रोडक्शन लाने के लिए मेटल कंपनीज को पीएलआई स्कीम में लेकर आएंगे, लेकिन उस पर फिर बात ही होकर रह गई, चुनाव आ गए। अब चुनाव भी चूंकि खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, तो हो सकता है पीएलआई को लेकर बात हो या चाइना के जो इंपोर्ट हैं उनको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए बात हो। सर, अगर इन दोनों में से कोई भी मेजर आता है और या नहीं भी आता है, ये केवल एक बात है जो कि इंडस्ट्री में बनी हुई है, क्या लगता है सर मेटल कंपनियों का भविष्य, खासतौर से स्टील कंपनी लाइक टाटा स्टील, सेल, जेएसडब्ल्यू, जेएसपीएल जैसी कंपनीज? देखिए, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक डिमांड जो है वो मेटल के लिए अभी भी काफी अच्छी है, बॉयंट है, क्योंकि काफी बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर मेटल कंपनीज के लिए वो ग्लोबल मेटल प्राइस है। ग्लोबल मेटल प्राइसेस जब तक बढ़ते नहीं है तब तक आपको कोई बड़ी छलांग मेटल के कंपनीज में देखने को नहीं मिलेगा। हमने देखा है कि आयरन ओर की कीमतें भी काफी घटी है, उसके बाद रोल्ड प्रोडक्ट्स की भी कीमतें घटी है। तो जब तक मेटल के प्राइसेस बढ़ते नहीं है इंटरनेशनली, तब तक मुझे लगता है कि ये सारे जो अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करेगी, इससे हो सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड में अच्छा पॉजिटिव वाइब्रेंसी आवे। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्लियरली चाइना अभी भी मेटल मार्केट से दूर रहा है, कोई बड़ी बाइंग चाइना से नहीं हुई है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये अनाउंसमेंट आती है नहीं आती है ये बात अलग है, लेकिन रियल ट्रिगर जो आएगा वो इंटरनेशनल ग्लोबल मेटल प्राइस से आएगा, जिसको मुझे लगता है कि शायद आपको सितंबर के एंड तक वेट करना चाहिए। उसके बाद एक डिसीजन लेना शायद ठीक रहेगा। जी सर, आपकी रडार पर कोई शेयर है फेरस मेटल में और नॉन फेरस मेटल में? देखिए, मेरे ख्याल से नॉन फेरस मेटल में जो अच्छे वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है उसमें तो हमको हिंदुस्तान जिंक काफी पसंद है। काफी कैश ओके। रिच कंपनी है, अच्छा डिविडेंड भी देती है। अभी हाल ही में इन्होंने एक ओएफएस किया था। मेरे ख्याल से देखिए, अगर नजरिया आपका कम से कम 12 से 15 महीना है तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक में जो भी जिंक का प्राइस था, लेड का प्राइस था, वो बॉटम आउट हो चुका है। और अभी आने वाले साल में होपफुली सेकंड हाफ में आपको अच्छे नंबर्स देखने को मिलेंगे। तो हिंदुस्तान जिंक एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और उसके बाद टाटा स्टील, देखिए टाटा स्टील भी करंट प्राइस पे, वैल्यूएशन पे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इंटीग्रेटेड प्लेयर है, डोमेस्टिक मार्केट में इनका काफी बड़ा शेयर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कर्जा को लेके अभी काफी रिस्ट्रक्चरिंग की बातें चल रही है। तो मुझे लगता है कि जिनको पोजीशन लेनी है एक सेफ बेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान जिंक और मेरे ख्याल से टाटा स्टील होगा। वेदांता अगर किसी को खरीदना है तो मैं प्योरली कहूंगा कि फ्रॉम डिविडेंड यील्ड पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा विकल्प हो सकता है, क्योंकि अभी भी इन्होंने 20 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो मेरे ख्याल से डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेदांता ऑल्सो कैन बी अ गुड बेट, बट ओवरऑल हिंदुस्तान जिंक और टाटा स्टील ये अच्छे काउंटर्स लग रहे हैं। जी, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील और वेदांता, ये तीन काउंटर सर की रडार पर हैं जो कि सर को ठीक लग रहे हैं। सर, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉलर के मुकाबले येन 2% मजबूत हुआ है पिछले एक दो ट्रेडिंग सेशन में। 2% हमें शेयरों में तो बहुत छोटा मूव लगता है, लेकिन करेंसी में बहुत बड़ा मूव माना जाता है। येन में मजबूती और जापानीज़ मार्केट में गिरावट, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हमने देखा भी, कल भी जापानीज़ मार्केट 3% गिरे हुए थे, आज भी गिरे हुए हैं। सर, ये येन में मजबूती, डॉलर इंडेक्स में कमज़ोरी, और इसका इम्पैक्ट कुछ इंडियन कंपनीज पर पड़ेगा क्या, जो जिनका जापान से कुछ बिजनेस है या लेना देना है, लाइक मारुति या कुछ अन्य कंपनीज? नहीं, मेरे ख्याल से जो भी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं जापान से, ठीक है, उनके लिए करेंसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि जब भी यन स्ट्रेंथन होता है, डॉलर वीक होता है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि रॉ मटेरियल के खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि मारुति को भी थोड़ा सा इसका मार्जिन के प्रेशर में दबाव देखने को मिले। तो आई थिंक ये आपको जो भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ये आपको शायद सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कहना ऑन अ डे टू डे बेसिस कितना असर होगा डिफिकल्ट है। लेकिन एटलीस्ट सेकंड क्वार्टर में अगर यही रवैया रहा तो सितंबर के क्वार्टर में आपको शायद करेंसी लॉस का इम्पैक्ट आपको मार्जिन में देखने को मिलेगा। तो आई थिंक जो भी कंपनीज इंपोर्ट करती है जापान से ज्यादातर रॉ मटेरियल या वहां से जो इनपुट्स आते हैं और बाद में उसको वैल्यूएशन करके यहाँ पे बेचे जाते हैं, ऐसी कंपनी से थोड़ा सा आपको यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि हमको पता नहीं करेंसी का कितना इम्पैक्ट हर कंपनी को सिलेक्ट हुई कितना इफेक्ट होगा। बिल्कुल।
तीसरा सर, क्रूड ऑयल हमने परसों के सत्र में देखा 5% की गिरावट, कल के सत्र में देखा, कल मैं रात देख रहा था तो करीब 2 से 3% कल भी क्रूड गिरा हुआ था, $70 के भी नीचे पहुंच गया। इसको अच्छी खबर लेना चाहिए या ये मानना चाहिए कि फियर है ग्लोबल मार्केट में? ये देखिए, हमारे लिए तो क्रूड का प्राइस जब भी गिरता है विवेक, एक अच्छी बात ही मानी चाहिए, क्योंकि क्रूड एक बहुत बड़ा डिटरमेंट होता है इन्फ्लेशन को लेके भी। अगर क्रूड की कीमतें गिरती है तो इन्फ्लेशन का भी नीचे आना तय है। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जैसे एविएशन है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, केमिकल्स है, पेंट्स है, कार्बन ब्लैक है, लुब्रिकेंट्स है, ये सारी कंपनीज को अगर क्रूड सस्ता मिलता है तो आप मान के चलिए कि सेकंड हाफ ऑफ FY 25 विल बी वेरी स्ट्रांग। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि जो कंपनीज रॉ मटेरियल यहाँ से ज्यादातर क्रूड के रिलेटेड है, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो HPCL, BPCL, उसके बाद लुब्रिकेंट्स में गल्फ ऑयल, कैस्ट्रॉल, उसके बाद पेंट्स में एशियन पेंट्स, कार्बन ब्लैक में PCBL, इन सारी कंपनीज का मार्जिन अच्छा बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी अगर क्रूड $70 के नीचे रहता है। तो ये एक अच्छी बात है। आई मीन ऑब्वियसली इंडिया का क्रूड बास्केट भी अगर सस्ता होता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में फेयर भले ही हो, लेकिन हमारी इकोनॉमी के लिए क्रूड का गिरना एक अच्छी बात है। जी, कुछ एक दर्शकों के सवाल भी लेना शुरू कर देते हैं। अनीता गर्ग जी का सवाल है, KPI ग्रीन पर सर, इनके पास 900 शेयर हैं, इसके बारे में कुछ है क्या सर ऑन द पॉजिटिव साइड? देखिए, KPI ग्रीन कंट्री की सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो सोलर पैनल से सोलर पावर जनरेट करती है। और अभी हाल ही में इन्होंने एक बड़ा सा QIP भी अनाउंस कंप्लीट किया था 1000 करोड़ का। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी तो इस कंपनी में बड़े निवेशक जैसे मॉर्गन स्टैनली, नोमुरा, काफी बड़े निवेशक इसमें एंटर कर चुके हैं। तो नजरिया अगर आपका 1.5-2 साल का है तो इसमें कोई डाउट नहीं कि रनवे बहुत बड़ा है, इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई हो सकती है। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर किसी को शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना है तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर है। बट हाँ, फंडामेंटल स्ट्रांग है और अगले 1.5-2 साल में अच्छी रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। जी, आशीष वर्मा जी का सवाल है सर, मझगांव डॉक पर इसके इन्होंने 4800 रुपये पे शेयर बाय किए हुए हैं। कल हमने वैसे तो विस्तार से बात की थी ज़्यादातर डिफेंस काउंटर पर, और सर कंपनियों को करीब 1.5 लाख करोड़ के ऑर्डर मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस तरह का एक मैंडेट जारी किया है, उसमें शिपिंग पर और वॉरशिप की तरफ ज़्यादा उनका फोकस रहने वाला है। कैसे देख रहे हैं सर इस काउंटर को, कुछ फ़ायदा मिलेगा क्या? ये बिल्कुल, देखिए 1.5 लाख करोड़ का जो बड़ा ऑर्डर है उसका असर तो डेफिनेटली हमने मजगांव डॉक के शेयर के ऊपर ऑलरेडी देखा है, स्टॉक 15% बढ़ गया। बट मेरे ख्याल से अगर आपके नजरिए से आपको 1.5-2 साल का नजरिया लेना है तो ही आपको इस स्टॉक में रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्टॉक निश्चित लेवल से बहुत भाग चुका है, वैल्यूएशन अभी फेयर टू एक्सपेंसिव हो चुके हैं। और मुझे लगता है कि अगर रियल मात्रा में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और वेल्थ क्रिएशन करना है तो कम से कम 12 से 15 महीने यहाँ पे होल्ड करिए, तभी आपको अच्छा पैसा बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं, कंपनी अच्छी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आपको यहाँ पे ज्यादा टाइम निवेश करना बहुत जरूरी है। जी, सौरभ जी का सवाल है सर, बर्जर पेंट पर क्या करना चाहिए? सर आप पेंट इंडस्ट्री की बात भी कर रहे थे, सब पेंट, टायर, कार्बन ब्लैक, केमिकल्स, इन सभी में सर कोई आपके टॉपिक्स हैं? बर्जर पेंट पर भी सवाल है सर, उसको लेते हुए। देखिए, बर्जर पेंट्स तो इनको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि बर्जर पेंट्स भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है इंडस्ट्रियल कैटेगरी में प्लस रेसिडेंशियल पेंट्स में। तो जिस प्रकार का वॉल्यूम ग्रोथ हमको दिख रहा है, हालांकि कंपटीशन बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर रॉ मटेरियल की कीमतें गिरती है तो पूरा रॉ मटेरियल का बेनिफिट ये कंपनीज कस्टमर को पास नहीं कर पाएंगी, और उसका बेनिफिट मार्जिन एक्सपेंशन में देखने को मिलेगा। तो बर्जर पेंट्स होल्ड करिए। मेरे ख्याल से अगर क्रूड का यही ट्रेंड कम से कम 3-4 महीना रहता है तो आप मान के चलिए कि सेकंड हाफ ऑफ FY 25 बहुत ही अच्छा रहेगा, और बर्जर पेंट्स डेफिनेटली बेनिफिट करना चाहिए, काफी बड़ा प्लेयर। और रही बात विवेक टॉप पिक्स की, तो देखिए हमने 2 स्टॉक्स चुने हैं जो अगर आपकी जी परमिशन हो तो मैं बता दूं। सर, बिल्कुल सर, शेयर कर सकते हैं प्लीज़। तो देखिए, हमको ऑटो कंपोनेंट्स में एक कंपनी पसंद है जिसका नाम है टैलब्रॉस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स। अभी ये कंपनी गैस्केट और फोर्जिंग्स बनाती है, बहुत पुरानी कंपनी है, नॉर्थ इंडिया बेस्ड कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी सारे सेक्टर्स को, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल्स को अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। एक्सपोर्ट में भी इनका बड़ा एक्सपोजर है, करीबन 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। पिछले साल इन्होंने 780 करोड़ पे 110 करोड़ का मुनाफा कमाया था। और मुझे लग रहा है कि इस साल कम से कम जो 12 करोड़ की इनकी इक्विटी है, जो पिछले साल 18 रुपए की अर्निंग आई, इस साल कम से कम 21-22 रुपए की अर्निंग आएगी। तो मोटा मोटी अगर साल भर का कोई टाइम फ्रेम लेके यहाँ खरीदता है तो 340 का रेट है, आपको 425-430 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। बहुत ही रिस्क अच्छी कंपनी है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में। और दूसरा शेयर जो अभी हाल ही में जून में लिस्ट हो गया,
एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जिसका नाम है एक्मे फिनट्रेड। देखिए ये कंपनी 4 स्टेट में काम करती है, और ये राजस्थान में ज्यादातर प्रेजेंट है। उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। ये ज्यादातर टू व्हीलर और ट्रैक्टर और कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करता है। कंपनी ने पिछले साल 75 करोड़ पे 18 करोड़ का प्रॉफिट किया। करीबन 425 करोड़ की अभी इनकी एयूएम लोन बुक है। जो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि इस साल, दैट इज FY 25 तक, ये करीबन 650 करोड़ करेगी। ऑलरेडी पहले तिमाही में कंपनी ने 8 करोड़ का प्रॉफिट किया है, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 3 करोड़ था। और अनुमान है कि इस साल कम से कम 33 से 35 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। तो प्राइस टू बुक की बात करें तो करीबन 1.2 1.3 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है। तो करीबन साल भर का नजरिया यहाँ पे भी लेते हैं तो 186 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। कंपनी ने पब्लिक इशू जून में 120 रुपए में किया था, लेकिन अभी भी ये शेयर इशू प्राइस के नीचे चल रहा है। तो काफी इंटरेस्टिंग बेट है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक निवेश का मौका बन सकता है। बिल्कुल। तो सर ने 2 शेयर बताए हैं, एक में फिनट्रेड जहां पर कि 114 रुपये का ये शेयर 186 रुपये तक जा सकता है, और साथ ही सर ने जो दूसरा शेयर बताया उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। वो है टालब्रोस ऑटो, जहां पर कि 340 रुपये पर ये सर खरीदारी की राय दे रहे हैं और 90 रुपये ऊपर तक के टारगेट से नहीं है। फंडामेंटल कॉल है, इसलिए इसमें स्टॉप लॉसेज नहीं दिए जाते हैं। अविनाश सर, एक शेयर है इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। एक हमारे दर्शक हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिस तरह से यूपीएल चला है, क्या ये भी चल सकता है इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड? नहीं, चल तो सकता है। देखिए अभी एग्रोकेमिकल सेक्टर में वापस एक अच्छा पॉजिटिव रुझान देखने को मिला है। पिछले साल सारी एग्रोकेमिकल कंपनीज के लिए खराब समय था, बट अभी डीस्टॉकिंग हो चुकी है, इन्वेंट्री लेवल्स बैलेंस आउट हो चुके हैं। तो नजरिया अगर 6 to 12 मंथ्स है तो इंडिया पेस्टिसाइड्स एक अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है कि निवेशक ने अगर खरीदा है तो 6 to 12 मंथ्स का नजरिया रखे, आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी रही। जी, कुछ एक खबरों की तरफ भी नज़र डालते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल, यहाँ पर आज ये शेयर लिस्ट हुआ रेमंड से अलग होकर, और अगर देखें तो शेयर में आज डाउन सर्किट लगा हुआ है 5% का। इंटरेस्टिंग। हालांकि कंपनी का जो फोकस है वो एथनिक वियर और जो वेडिंग से जुड़े हुए जो गारमेंट होते हैं उनको बेचने पर है, और कंपनी कह भी रही है कि 250 से 300 नए स्टोर्स भी खोलेगी। FY 27 तक एबिटा को भी डबल करने का प्लान कर रहे हैं, 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ तक ले जाने की बात हो रही है। अविनाश सर, कैसे देख रहे हैं शेयर? डाउन सर्किट टी कैटेगरी में और डिमर्ज हुआ, कितनी वैल्यू मार्केट को लगानी चाहिए थी? किस तरह से देख रहा है मार्केट इसको? देखिए मेरे ख्याल से डीमर्जर के बाद इनिशियली मार्केट थोड़ा सा नंबर्स की वेट करेगा, लेकिन इस बात में कोई डाउट नहीं कि इनका जो लाइफस्टाइल बिजनेस है वो बहुत प्रॉफिटेबल है। और मोटा मोटी जो मार्केट्स में अभी फेयर वैल्यू की बात चल रही है वो करीबन 2100-2200 का रेट है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स एक बार आने दीजिए, क्योंकि फेस्टिव सीजन सेकंड हाफ में नॉर्मली आता है। सेकंड हाफ इनके लिए बहुत बेहतरीन रहने की पॉसिबिलिटी है। प्लस इनके पास गारमेंट से लेके गारमेंटिंग यानी फैब्रिक से लेके गारमेंटिंग का एक अच्छा टीम है, एक अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बिल्ड की है। तो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट मार्केट में भी ये अच्छा काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से मार्केट इसको थोड़ा समय देगा, क्योंकि नया शेयर है। बट इसमें कोई डाउट नहीं कि ये B2C वाला बिजनेस है, इसको वैल्यूएशंस अच्छे मिलेंगे। और नजरिया अगर आपका थोड़ा सा लंबा है, अगर 1.5-2 साल का है, तो ही यहाँ पे अच्छा पैसा और रिस्क वॉट बन सकता है। जी। तो सर, जो ये मार्केट डिसरप्ट करेगा जो एथनिक वियर में और जो शादी से जुड़े हुए जो कपड़े होते हैं, वहाँ पर मान्यवर जैसी कंपनीज की वैल्यूएशन को भी देखना चाहिए, या जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है ये उनका मार्केट शेयर ज़्यादा ईट करेगा? ये मेरे ख्याल से देखिए मान्यवर का अपना एक मार्केट शेयर है और एक पोजीशनिंग है। ऐसा नहीं है कि मार्केट बड़ा नहीं है, सारे प्लेयर्स मार्केट में अपना अपना जो क्लोथिंग है, अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके साथ काम करेंगे। बट जो छोटे अनऑर्गेनाइज प्लेयर है वहां पे मुझे लगता है कि इन प्लेयर्स को थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि ब्रांडेड प्लेयर्स ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से काफी मार्केट शेयर खींच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मार्केट काफी बड़ा है। कंजम्पशन इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और स्पेसिफिकली एथनिक वेयर के लिए तो बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया में मैरिजेस बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मान्यवर में कोई बड़ा नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट हाँ, हो सकता है कि आगे अगर वही कैटेगरी में रेमंड लाइफस्टाइल और मान्यवर कॉम्पीट करते हैं तो हो सकता है कि थोड़ी कंपटीशन आपको देखने को मिले। बट मार्केट साइज बड़ा है, तो इसमें कोई चिंता नहीं कि दोनों प्लेयर्स साथ साथ ग्रो करेंगे। बिल्कुल।
एक और खबर सर जिस पर की फोकस करना है वो है सोना BLW। यहाँ पर QIP के ज़रिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने की बात है। फ्लोर प्राइस 699 रुपये रखा गया है। सर 2400 करोड़ कंपनी जुटा रही है। मेरा सवाल QIP पर तो है ही नहीं, क्योंकि 722 रुपये का शेयर चल रहा है। तो अभी QIP और कितना डिस्काउंट में होगा, डिस्काउंट का कितना इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें तो मार्केट ने दिखा दी है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 2400 करोड़ रुपए कंपनी करने क्या वाली है, कुछ बात है ऐसा? मैं बात कर रहा था कल कुछ लोगों से, तो 2400 करोड़ को लेकर सोना BLW की बात हुई, तो कि एक्विजिशन मोड में जा सकती है या कुछ कर सकती है, आपको लगता है क्या? नहीं, हो सकता है। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफी बड़े प्लेयर है ये, और हो सकता है कि कोई ग्लोबल एक्विजिशन ये करना चाहते हैं, या बेसिकली टिपिकली कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस उनके ध्यान में आया है जहां पे उनको पैसों की जरूरत है। क्योंकि देखिए, अगर हम उनके करंट फाइनेंशियल्स को देखें तो अभी भी ये कंपनी पूरी तरह से ऑपरेटिंग लीवरेज का बेनिफिट नहीं ले पाई है। हालांकि देखिए, उनके करीबन 25-30 ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल कस्टमर्स है। तो इतना सारा पैसा डेफिनेटली ऐसा लग तो रहा है कि ये ग्लोबल इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए ही हो रहा है, जो आगे चल के मेरे ख्याल से एक बार मैनेजमेंट थोड़ी सी क्लैरिटी से बताएगी तो उसको उसके बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि ये पैसा किस लिए रेज हो रहा है। शेयरों पर HDFC स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें HDFC स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें।